तो नए साल पर योगी मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। योगी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। हम आपको बता दें कि सरकार के कई लोग अब संगठन में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश संगठन ने रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। हम आपको बता दें सरकार से संगठन में कई लोग जाने वाले हैं और किस तरह के बदलाव होंगे वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में अब इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये तैयारी किस तरह की होगी, सरकार से संगठन में जाएंगे, कुछ चेहरे इधर आएंगे और इस तरह की बात सामने आ रही है। अब किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस वक्त संकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संकेत, किस तरह से ये बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को मिलेंगे, कब तक ये बदलाव होगा, कौन कौन नए चेहरे संगठन से सरकार में आएंगे और सरकार से संगठन में जाएंगे, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए नए साल पे जनवरी माह में बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार में होने हैं और इसके लिए बाकायदा कवायद भी शुरू हो गई है। अगर संगठन के लिहाज से बात करें तो संगठन के पुनर्गठन की तैयारी चल रही है और उसके लिए बाकायदा निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। यानी कि नए साल में यानी कि जनवरी माह में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कई बड़े पदों पर बड़े नए चेहरे और बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर सरकार के लिहाज से बात की जाए तो योगी मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल से संगठन में आएंगे, यानी कि सरकार से संगठन में आ सकते हैं या उनको सरकार से बाहर किया जा सकता है और परफॉर्मेंस के आधार पर ये पूरी कवायद चल रही है। और दूसरी तरफ संगठन से कई चेहरे सरकार में जा सकते हैं। मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और इसके अलावा अनूप वाल्मीकि के सांसद बनने से वो भी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, जितिन प्रसाद मंत्री थे और वो केंद्र में अब जितिन प्रसाद सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और अनूप वाल्मीकि भी सांसद हैं। तो ऐसे में ये पद खाली हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की तो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, कई मंत्रालय हैं ऐसे जिनमें फेरबदल किया जा सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर मौका दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा से मंशा यही रही है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति और इसके अलावा बेहतर वो सुशासन देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचे। इसके लिए जो चेहरे हैं उनको जो जिम्मेदारियां दी जानी है तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में फेरबदल नए साल में यानी कि जनवरी माह तक देखा जा सकता है। चलिए, कौन कौन से चेहरे होंगे जो सरकार से संगठन में जाएंगे, इस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं, सीएम योगी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। वॉइस ऑफ हिंदूज नाम की संस्था ने गोरखपुर पुलिस को एक्स पर धमकी भरा स्क्रीनशॉट भेजकर शिकायत की है। इसमें लिखा है, मैं भी मारूंगा योगी को। आरोपी रियाजुल हक अंसारी गोरखपुर का रहने वाला है। मुंबई से रियाजुल ने एक्स पर रीपोस्ट की धमकी दी है। फातिमा के पोस्ट को रियाजुल ने रीपोस्ट किया है। मुंबई में परिवार के साथ रहकर सिलाई का काम करता है रियाजुल। गोरखपुर के पिपराइच के वार्ड नंबर 12 का मूल निवासी ये बताया जाता है। गोरखपुर पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन जुट गई है। तो एक्स पर रीपोस्ट किया है रियाजुल ने, अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक बार फिर से योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम योगी को अब जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। वॉइस ऑफ हिंदूज नाम की संस्था के जरिए गोरखपुर पुलिस को एक्स पर यह धमकी भरा स्क्रीनशॉट भेजा गया है और इसमें लिखा है कि मैं ही मारूंगा योगी को। आरोपी रियाजुल हक अंसारी गोरखपुर का रहने वाला है। मुंबई से रियाजुल ने एक्स पर रीपोस्ट किया धमकी। फातिमा के पोस्ट को रियाजुल ने रीपोस्ट किया है। मुंबई में परिवार के साथ ये सिलाई का काम करता है। और राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी के चयन के नियमावली को मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा। अब यूपीएससी को नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का ही होगा। डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसके कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो।
अब यूपी में ही तय होगा यूपी का डीजीपी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनने की नियमावली 2024 को किया पास। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बड़ा फैसला। अब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनेगी। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी इस कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी बनने के लिए पुलिस अफसर का पे मैट्रिक्स लेवल 16 होना जरूरी होगा और कम से कम 6 महीने की नौकरी भी बची होनी चाहिए और इस डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होगा। डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। तो इस तरह का ट्वीट एक्स पर अखिलेश यादव ने किया है और जिस तरह से अब जो डीजीपी बनाने की जो प्रक्रिया होगी राज्य सरकार ही से तय करेगी, कमेटी बनाई जाएगी, उसके द्वारा डीजीपी तय किया जाएगा। इसी पर अब एक्स पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीजीपी पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस तरह तरह के बहाने बनाती है, इसलिए कभी वो डीजीपी, मुख्य सचिव का मुद्दा उठाती है। अब कांग्रेस पहले से ही ये प्लान में करने में लग गई है कि जब हारेंगे तो क्या कहेंगे। तो अभी से कभी डीजीपी का बहाना लेंगे, फिर चीफ सेक्रेटरी का बहाना लेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे और फिर लास्ट में कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गई। ये कांग्रेस की अकल का दिवालियापन है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख टलने पर अखिलेश यादव के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। चुनाव 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हटाना, चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का फैसला है। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे इन्हें भरोसा नहीं, कहते हैं साहब मोदी जी चला रहे हैं। संसद पे इन्हें भरोसा नहीं, सरकार पे इन्हें भरोसा नहीं, और तो और इलेक्शन कमीशन पे इन्हें भरोसा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान ना करें अखिलेश जी। चुनाव 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद, जीतना जिसे है वो जीतेगा और हारना जिसे वो हारेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपनी हार की चिंता है। ठीक है, 10-15 दिन और खुश होने, रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये बड़ी खबर है, मदरसा एक्ट पर आज फैसला आने वाला है। बेहद खास दिन आज का। कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आज तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में इस मामले पर आज कोर्ट जो है आज एक महत्वपूर्ण फैसला आज सुना सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। और जिस तरह से अगर हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, इस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जो है माना था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकारी अनुदान को लेकर जिस तरह से पिछले काफी समय से चर्चाएं भी चल रही थी और जिस तरह से मदरसा को लेकर जो दायर कई याचिकाएं जो है इस मामले पर पिछले कुछ समय से लगातार सुनवाई भी हुई थी और उन्हीं तमाम मामलों पर दोनों पक्षों की
दलीलों पूरी जो है सुनने के बाद आज तकरीबन 10:30 बजे इस मामले पर कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकती है। तो निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें होंगी और देखना लाजमी होगा कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी ब्रह्म बिहारी दास से मुलाकात कर मंदिर की वास्तुकला को निहारा। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आबू धाबी में दिव्य और वास्तुकला की दृष्टि से भव्य BAPS हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी के प्रति हार्दिक आभार। मुझे 2021 में मध्य पूर्व के इस पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में पूजा करने और एक औपचारिक ईंट रखने का सौभाग्य मिला, जो अब प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों के प्रहरी के रूप में खड़ा है। तो आप ये तस्वीर देखिए, हरदीप पुरी पहुंचे थे इस मंदिर में और BAPS मंदिर है आबू धाबी का। जब इसका निर्माण हो रहा था तो इसकी भव्यता उस वक्त दिखाई दी थी। फिर इसके उद्घाटन के अवसर पर भी हमने देखा था किस तरह से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ और अब हरदीप पुरी वहां पर पहुंचे। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मंदिर की वास्तुकला को निहारते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि किस तरह से ये मंदिर है और किस तरह से वहां पर जो मुलाकात हुई, सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे 2021 में मध्य पूर्व के इस पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में पूजा करने का और एक औपचारिक ईंट रखने का सौभाग्य मिला, जो अब प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों के प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि किस तरह से स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी के प्रति हार्दिक उन्होंने आभार व्यक्त किया, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इस बात का जिक्र भी उन्होंने X पर किया है। और दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में सुतीक्ष्ण महाराज, गोविंदानंद महाराज शामिल हुए। संतों की बैठक में देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात होगी। साथ ही धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बंटता नहीं है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। सनातन बोर्ड बनेगा तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकेगा। सारी जमीन सनातन के नाम हो जाएगी। भाव की पूजा को भय नहीं समझ सकता। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में। और वहां 3 मुद्दे प्रमुख हैं। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें कठोर सजा मिले, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। महाराज जी, आप लोग लगातार सनातन की बात करते हैं, जबकि देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप लोगों पर हमलावर होती हैं। आज लखनऊ में एक फिर पोस्टर लगाया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। नहीं, हमको ये बात जाननी है कि वो अखिलेश जी ने लगवाया है कि उनके लोगों ने लगाया है। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उनको पहले धर्म को जानना चाहिए। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन कौन कर रहा है, जातियों में बांटने की, जातिगत जनसंख्या करवाने की बात कौन कर रहा है, इन सब का भी रोड मैप देख लिया जाएगा। अमेरिका में आज राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनने के लिए भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे से अगले राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिकी राज्यों के लिए निर्धारित कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिल जाएंगे वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में शपथ लेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दिल्ली में पुजारियों ने मंदिर में पूजा की। इन लोगों ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी। इन लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया में शांति ला सकते हैं और वो अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की रक्षा भी करेंगे। अंबेडकर नगर में इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आधी रात को अस्पताल में छापेमारी की। स्वतंत्र देव सिंह के साथ दयाशंकर मिश्र भी थे। स्वतंत्र देव सिंह ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर और सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई। इलाज में लापरवाही को लेकर वो काफी नाराज भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि कल देर रात पिकअप सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। ये सभी लोग अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। लोगों ने बीजेपी नेता को इलाज में लापरवाही की शिकायत की थी, जिसके बाद स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी नेताओं के साथ अस्पताल पहुंच गए।